ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन, जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष, गांव की साझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में मां शब्द की 51 फुट के स्वरूप का किया उद्घाटन, कहा मां एक शब्द नहीं बल्कि ममता, प्रेरणा और प्रेम का है अनोखा संगम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक, नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास को लेकर आगे बढ़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी, घना कोहरा व धुंध बना जानलेवा। हिसार में सुबह धुंध की वजह से हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मृत्यु, कई अन्य घायल। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति व तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प तथा जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों व इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है व ग्रामीण गरीबी कम हुई है। देश के गांव की एकता व समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि गांव की साझी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की जरूरत है। भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए, पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को हाईवे व एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब दर्जनों सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गांव में स्वरोजगार के अवसर बनाए हैं। किसान महिलाओं को सशक्त किया गया है। सरकार की नीयत और नीति सशक्त भारत बनाने की है। गांव हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा कर करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी संग्रह में 28% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। दिसंबर 2024 के दौरान हरियाणा ने
10,403 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जिससे जीएसटी संग्रह के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं अगर जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के प्रतिशत की बात करते हैं तो हरियाणा तीसरे स्थान पर आता है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार व विभाग ने अपने कर संग्रह के दायित्वों को ईमानदारी व प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। राजस्व में हुई यह वृद्धि राज्य के विकास के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, साथ ही यह राज्य की आर्थिक प्रगति को भी दर्शाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच कुल 46,188 करोड़ रुपए का शुद्ध संग्रह किया है। इसमें वैट और जीएसटी से 8,812 करोड़ रुपए, उत्पाद शुल्क से 9,527 करोड़ रुपए और एसजीएसटी से 27,849 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग को 63,348 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। इस प्रकार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य का 73% पहले ही प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि यह न केवल हरियाणा सरकार की कर सुधार नीति की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में मां शब्द की 51 फुट के स्वरूप का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मां को समर्पित महागौरव स्थल प्रोजेक्ट के मॉडल का अवलोकन किया व महागौरव स्थल की परिक्रमा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नाम के स्वरूप के निर्माण से मंदिर की महिमा और अधिक बढ़ेगी। यहां पूजा अर्चना करने वाले लाखों श्रद्धालु मां के इस महागौरव स्थल के प्रेरणा लेकर जाएंगे। 52 महाशक्ति पीठों में से एक श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में मां शब्द के स्वरूप की स्थापना कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस मैं कर रहा हूं। मां एक शब्द ही नहीं है, मां एक ममता, प्रेरणा और प्रेम का अनोखा संगम है। सीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से गुरुग्राम में देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया गया। मां सावित्रीबाई फुले के जयंती समारोह में मां को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब कुरुक्षेत्र की पावन धरा में पूरे विश्व को मां के अद्भुत और विराट स्वरूप से प्रेरणा मिले, ऐसी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य किया गया है। इस संसार में मां से ही शिक्षा, संस्कार और आशीर्वाद मिलता है। मां ही प्रथम गुरु होती है और मां को ही परमात्मा का दर्जा दिया गया है। महाभारत कालीन तीर्थ स्थलों में से है, जहां पर स्वयं पांडवों ने आकर के पूजा अर्चना की। इस पवित्र स्थल के ऊपर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं। प्राचीन शक्तिपीठ मां का यहाँ पर पहले ही मां स्थापित है। अब उस मां का रूप यहाँ पर हम सबको देखने को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित अनेक विषयों पर चर्चा भी की। इस दौरान कृषि तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट 2025-26 के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक रणनीति व दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विकसित भारत के लिए विकसित खेती बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि क्षेत्र में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उनके विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5% से 4% रहने की संभावना है। हम नए वर्षों में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास के काम के लिए आगे बढ़े। उसके लिए अच्छे बीज आईसीआर लगातार रिसर्च करके उन्नत बीजों की वैरायटी रिलीज करती है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, अनेकों दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास और किसान कल्याण के कामों के लिए हम तेज गति से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 3.5 से 4% के बीच रहने की संभावना है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को और सभी मंत्रीगणों को, सभी राज्यों को
बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसमें लगभग 14.28 करोड़ किसानों ने आवेदन किया है और योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को दिया जा चुका है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 18 किश्तों में लगभग 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी डाली गई है। सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 14 करोड़ 28 लाख किसानों ने आवेदन किया है और बीमित क्षेत्र भी बढ़कर 6 करोड़ 2 लाख हेक्टेयर हो गया है, 602 लाख हेक्टेयर हो गया है और सकल बीमित राशि भी 2,73,049 करोड़ रुपए हुई है। 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और योजना के प्रारंभ से अब तक 1,70,000 करोड़ रुपया क्लेम के रूप में किसान भाइयों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 18 किस्तों में लगभग 11 करोड़ किसानों को 3,46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके अकाउंट में, उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे डाली गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में कल हरियाणा 112 ऑडिटोरियम में उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भर से डीएसपी, एएसपी और साइबर थाना इंचार्ज व साइबर अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर कई तकनीकी पहलुओं तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने साइबर अपराध संबंधित चुनौतियों को लेकर भी अपने संशयों को दूर किया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा में साइबर अपराध को लेकर सराहनीय कार्य हुआ है। अगस्त 2023 में साइबर अपराध होने पर फ्रॉड की गई राशि का केवल 7% ही होल्ड किया जाता था, जो अब बढ़कर 27% हो गया है। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर किए गए कार्यों की पूरे देश में सराहना की जा रही है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सितंबर 2024 में बेस्ट 1930 साइबर टीम के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में साइबर अपराध को लेकर किए गए कार्यों का अन्य राज्यों के द्वारा भी अनुसरण किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के साथ आज 10 बैंकों के 15 नोडल अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं और अब अगले सप्ताह से एसबीआई बैंक के नोडल अधिकारी भी हरियाणा पुलिस की टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित दहिया ने साइबर से संबंधित पोर्टल, ऐप तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आरबीआई के दिशा निर्देशों व सोशल इंजीनियरिंग क्राइम के बारे में भी बताया। जींद में अस्थमा के मरीजों की पहचान और उनका उपचार करना अब आसान हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नागरिक अस्पताल में स्पाइरोमीटर मशीन लगाकर रोगियों की जांच आरंभ कर दी गई है। नागरिक अस्पताल में सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वनीता ने बताया कि पहले मशीन के अभाव में रोगियों को पीजीआई खानपुर या रोहतक भेजना पड़ता था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने यहीं पर यह सुविधा मुहैया करवा दी है, जिससे रोगियों को अब जल्द ही उपचार मिल जाएगा। अस्थमा रोगियों की जांच के लिए भी यह मशीन बेहद कारगर साबित होती है। अब सर्दियों का मौसम है तो सांस के रोगी अपनी जांच के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह मशीन बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। जो बेसिक टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कई टेस्ट होते हैं, तो उनमें से एक है स्पाइरोमेट्री। तो मतलब हम बेसिक ये पता लगा सकते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है, आईएलडी दमा के मरीजों को कितनी % जैसे बोलते हैं ना, फेफड़े काम कर रहे हैं, कितनी दवाई की जरूरत है, तो वो सब हम पता लगा सकते हैं। पहले पीजीआई रोहतक भी या खानपुर ही भेजते थे हम भी पेशेंट्स को, अब यहीं पे होने लगा है। और हमारे पास डेली ओपीडी में मतलब 35 से 40 के बीच मरीज आ रहे हैं, तो इतने लोगों का फायदा है। वहीं रोगियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें इस मशीन के यहां लगने से काफी राहत मिली है। पहले में हिसार से चेक करवाने जाता था, अब हमारे अस्पताल में है डॉक्टर विनीता जी ने हमारा चेकअप किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ ये जो मशीन आई है बहुत अच्छी है और हम एरिया के जितने भी लोग हैं सभी को सुविधा है, यही की यही हो जाती है। पहले बाहर जाना पड़ता था, बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है जी। सांस की दिक्कत थी,
और उसके लिए करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया मशीन आई है। हिसार जिला के डाबड़ा गांव निवासी हॉकी खिलाड़ी संजय को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संजय के अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर उनके परिजनों व गांव के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। संजय के पिता नेकी राम ने कहा कि संजय और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वे नशे से दूर रहें व खेलों में अपनी भागीदारी दिखाएं। वहीं गांव में संजय के कोच राजेंद्र सिहाग ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से संजय भारतीय टीम के सदस्य हैं। संजय ने स्कूली स्तर से लेकर ओलंपिक तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में टीम को मेडल जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। संजय की तरह ही डाबड़ा गांव के 25 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की चमक बिखेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्ड के लिए संजय का नाम चुना जाना गांव व प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संजय की उपलब्धियों से गांव के अन्य युवा खिलाड़ियों में भी हॉकी खेलने का क्रेज बढ़ा है। पूरे गांव को खुशी है, पूरे परिवार के खुशी है, पूरे गुआंढ के खुशी है। मैं सभी को नौजवान साथियों को कहता हूं, भाई नशा इससे दूर रहे और अपने खेल के ऊपर ध्यान दें। सभी बच्चों को कहता हूं, हाथ जोड़ के भाई नशे से दूर हो और खेल में पढ़ाई में पूरा भाग ले, बढ़िया काम करो। कोच होने नाते बहुत ज़्यादा खुशी है उनके पेरेंट्स को भी, मुझे भी, पूरे गांव वासियों को, क्योंकि एक बच्चे ने इस ग्राउंड से, कच्चे ग्राउंड से भी रह के और उसने यहाँ मेहनत करके अच्छी टर्फ के ऊपर गया है। वहाँ 4 साल उसने मेहनत करके एक इंडियन टीम में अब कंटिन्यू 6-7 साल से वो इंडियन टीम में है। 2017-18 के अंदर वो स्कूल इंडिया कैप्टन था, उस वक्त उसने मेडल दिया है। उसके बाद कॉमनवेल्थ के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, जूनियर एशियन में, फिर वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें लगातार कंटिन्यू कैंप के अंदर ही है, वो इंडियन टीम के अंदर है। और उस हिसाब से ओलंपिक के अंदर जब वो मेडल लेके आया तो पूरे गांव में, हमारे गांव में उस वक्त हॉकी का काफ़ी क्रेज था। डाबड़ा गांव में हॉकी का अभ्यास कर रहे युवा खिलाड़ियों ने कहा कि संजय को अर्जुन अवार्ड मिलना हमारे लिए खुशी की बात है। हम भी संजय की तरह ही खेलकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। गांव का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। हमको पता है कि संजय भैया को अर्जुन अवार्ड मिला है और हम भी संजय भैया की तरह बनना चाहते हैं और देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ और मुझसे पता चला है कि संजय भाई को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो हम भी संजय भाई की तरह खेलना चाहते हैं, आके मेडल लाना चाहते हैं। उधर अंबाला के गांव धीन के रहने वाले ओलंपिक पदक विजेता शूटर सरबजोत सिंह को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें अर्जुन अवार्ड प्रदान करेगी। सरबजोत के अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उनके परिजनों व स्थानीय खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। सरबजोत सिंह के पिता जितेंद्र सिंह ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि जो मेहनत उनके बेटे ने की है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड मिला है जी, तो कल उसका लिस्ट में नाम आया। 32 बच्चों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा जी, जिसमें बड़ी खुशी की बात है जी, 14 बच्चे लगभग अपने हरियाणा के हैं जी। बहुत बढ़िया माहौल है जी। पहले भी माहौल काफ़ी अच्छा रखा सरबजोत ने जी, जब तक 2013-14 का इसमें गेम में शूटिंग में आया जी। सरबजोत कभी भी अपनी खाली हाथ कभी घर पे वापस नहीं आया जी। ऐसे ही अभिषेक राणा जी ने भी हफ्ता पहला बताया था जी, भी सरबजोत का नाम 17 तारीख को वहाँ पे चल रहा है दिल्ली में जी, जब सरबजोत को ये नाम दिया जाएगा जी। सरबजोत के साथी खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरबजोत हमेशा कहते थे कि मेहनत करने से फल जरूर मिलता है। यह सम्मान उनकी मेहनत व लगन का परिणाम है। वहीं जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रंगा ने कहा कि खुशी की बात है कि अंबाला के हिस्से एक बार फिर से अर्जुन अवार्ड आया है। सरबजोत सिंह को अवार्ड मिलने से दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। सरबजोत सिंह को अर्जुन अवार्ड मिला है और काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करते थे, काफ़ी डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करते थे और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, क्योंकि एक तो ओलंपिक प्लेयर ऊपर से भी अर्जुन अवार्ड मिला उनको। सरबजोत को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है तो काफ़ी खुशी हुई है हमें, और रेंज पे सभी को काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली जो भी मेहनत थी इतना उसका फल मिलता जा रहा है। हमारे सरबजोत जी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीता और उसके बिहाफ पे उनको अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। ये देश का सर्वोच्च अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, तो बहुत प्रसन्नता है। अंबाला के एक छठे खिलाड़ी को ये अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। पूरा स्पोर्ट्स जगत है जो अंबाला का, वो
पूरा खुश है और धन्यवाद देना चाहता है भारत सरकार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घने कोहरे से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य बनी रही। हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कोहरे से वाहनों की आवाजाही बाधित रही व दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब समेत उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व उत्तराखंड में भी कल गरज के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश व बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। उधर हरियाणा में हिमाचल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के जारी नए आंकड़ों के मुताबिक हिसार और पानीपत समेत 13 शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम है। शिमला का 11.5 और मनाली का 7.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के शहरों का तापमान 11 डिग्री से कम है। नारनौल सबसे ज्यादा ठंडा है, यहां पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। करनाल, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व जींद में विजिबिलिटी काफी कम रही। हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूर्यवाला चौक पर आज सुबह गहरी धुंध होने के कारण एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस कार के पीछे से आई एक अन्य कार भी इससे टकरा गई। जब लोग गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे थे तो नरवाना की तरफ से आया एक ट्रक लोगों को कुचलते हुए कार के ऊपर पलट गया। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मृतकों में थानेसर निवासी अनूप गर्ग व जाजनवाला गांव निवासी सुरेश है। अनूप कार में सवार था, जबकि सुरेश हादसा होने के बाद पहुंचा था। घायलों को बरवाला के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें हिसार रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही उकलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से ट्रक व गाड़ी को सड़क से हटाया गया। मौके पहुंचे थे, वहां पर जाकर देखा एक गाड़ी HR 07 AF 5483 जो डिवाइडर में फुटपाथ पर लगी हुई थी, जो उसके थोड़ी देर बाद एक ट्रक बड़ी तेज़ रफ्तार से आया और वो गाड़ी को देखकर ट्रक चालक अनियंत्रित हो गया। ट्रक से ट्रक अनियंत्रित होने के कारण वो गाड़ी के ऊपर पलट गया और इसके पलटने के बाद उस गाड़ी में जो 2 लड़के थे, उनमें से एक अनूप गर्ग है, वो एक्सपायर हो गया है और एक जो उनकी इमदाद के लिए आया था सुरेश कुमार, जाजनवाड़ा गाँव का है, वो इमदाद के लिए आया था उनके, वो भी इस ट्रक के नीचे दब गया था, वो भी एक्सपायर हो गया है। और एक रोबिन नाम का लड़का जो इसमें इंजर्ड है, वो सपरा अस्पताल में एडमिट है और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो चल रही है। बाद पोस्टमार्टम लास्ट वर्षन को दी जाएगी। सोनीपत के गन्नौर में स्थित गुप्ती सागर धाम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुप्ती सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। धाम में पहुंचने पर विधायक देवेंद्र कादियान ने पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल तक जल्द रैपिड मेट्रो लाई जाएगी। यहां ट्रैफिक का बहुत बड़ा दबाव है और मेट्रो के आने से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के निर्माण में जो दिक्कत है, उसे दूर करके जल्द कार्य पूरा करवाया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार लोगों की उपेक्षाओं पर मजबूती से खरा उतरेगी। हमारे विधायकों व सरकारी अधिकारियों की जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने व अब उसकी नींव मजबूत होती दिखाई दे रही है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। नव वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए, जबकि कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता तक नहीं की। DPR बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वो दिल्ली से और करनाल तक हो जाएगी। उसको लेकर के सारा जो उसका नक्शा है, DPR है, वो बनाने के लिए अधिकारी लगे हैं और इस क्षेत्र के अंदर और जो ट्रैफिक का भारी दबाव है, उस दबाव के कारण वो उचित है और हमारे इस
क्षेत्र के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गति से चलने वाली ट्रेन। हमारे विधायकों की भी जवाबदेही है और प्रशासन के अधिकारियों की भी जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है कि हम मिलकर के सभी कामों को लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें। उसके लिए हम चुस्त दुरुस्त होकर के काम करें और अपने ऑफिस के अंदर भी जो लोग मिलने के लिए आए अधिकारी, उनसे ठीक से व्यवहार करते हुए, ठीक बात करते हुए उनके काम को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का काम करें। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। धरातल पर स्कीमों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वास्तव में इनका लाभ ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को मिल सके और गांवों का बेहतर विकास हो सके। उन्होंने ये जानकारी कल दिल्ली से केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में ग्रामीण विकास में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इनको और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। कृष्ण लाल पवार ने प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री को बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। कुछ गांव में तो इतना बेहतरीन कार्य किया जा रहा है कि गांव में भी शहरों की तरह से ही सुविधाओं का आभास हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि हरियाणा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करेगा। कालेसर से कालका तक प्रगति पथ बनाए जाने का कार्य को शुरू किया जाएगा, जिसके लिए रास्ता लगभग चिन्हित किया जा चुका है। नवनियुक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वे उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे। सरकार ने वन विभाग के लिए जो प्राथमिकताएं चिन्हित की हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक पौधारोपण कर वन के क्षेत्र को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के सरकारी क्षेत्रों पर बने अवैध निर्माण या कब्जा करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से मोरनी क्षेत्र में हमें काफी काम करने की आवश्यकता है। विभाग अधिक से अधिक जीव जंतुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। अरावली व शिवालिक क्षेत्रों के लिए विभाग ने काफी योजनाएं भी बनाई हुई हैं। क्षेत्र में या शिवालिक क्षेत्र में हमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। टूरिज्म महकमा भी उसमें काम कर रहा है और वन विभाग भी चाहे सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम है या पौधारोपण के काम है या दूसरे काम है वन विभाग से संबंधित, वो सारे हम साल दर साल करते तो आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ और प्रगति और कुछ। सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने आज खरखोदा में सावित्रीबाई फुले महिला एवं बाल पार्क में स्पेशल लाइब्रेरी कम बहुउद्देशीय हॉल की आधारशिला रखी। उन्होंने पार्क में बनी सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पार्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से लाइब्रेरी कम बहुउद्देशीय हॉल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज केंद्र व प्रदेश सरकार ने सावित्रीबाई फुले के संकल्प पर चलते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य किया। वहीं प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी दिलाने का कार्य किया, जिसकी बदौलत आज हमारी महिलाएं पार्षद, सरपंच व पंच बनकर अपने क्षेत्र व गांव के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की एक पूरी कहानी है। प्रदेश सरकार महिलाओं को शिक्षित करने व सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है तथा इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हरियाणा की बेटी अपना परचम नहीं लहरा रही हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों को शिक्षित बनाएं व उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करने के साथ साथ उनकी प्रेरणा स्रोत बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कामकाजी महिला छात्रावास ब्लॉक सुषमा भवन व
पशु चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनके लिए इस भवन का उद्घाटन करना खास पल है। सुषमा जी को केवल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि विपक्ष के रूप में याद किया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने पिछले 10 सालों में शहरी विकास को केंद्र में रखकर किए गए कार्यों का भी वर्णन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद शहरी विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से किया गया, जिसके कारण शहरी विकास व्यवस्थित तरीके से हुए। 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। तो इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त है। नमस्कार।